लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लिहाजा उत्तराखंड सरकार और सतर्क हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर फिर से एसओपी जारी की गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एसओपी जारी की गई है, फिर से एसओपी जारी की गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर विवाह समारोह के लिए एसओपी जारी की गई है। ऐसे में शादी समारोह में सिर्फ 200 लोगों को अनुमति है अब, और सभी जिलाधिकारियों से कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये नई एसओपी जिसमें 200 लोगों को अनुमति होगी अब विवाह समारोह में हिस्सा बनने के। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि शादी समारोह के लिए सिर्फ 200 लोग, लेकिन कुंभ में लाखों लोग। तो ये नई एसओपी जारी की गई है, और नई एसओपी यानी कि नई गाइडलाइंस, और नई गाइडलाइंस में आपको बता दें कि शादी समारोह का अगर आप हिस्सा बनना चाह रहे हैं या आपके घर में कोई शादी समारोह है तो आपको ये गाइडलाइंस जाननी होगी, आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से एक नई एसओपी जारी की गई है, फिर से एसओपी जारी की गई है। बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए कंटेनमेंट जोन से बाहर शादी समारोह, विवाह समारोह के लिए एसओपी जारी की गई है, और शादी समारोह में सिर्फ 200 लोगों की अनुमति है। सिर्फ 200 लोग ही एकत्रित हो पाएंगे, इकट्ठा हो पाएंगे। सभी जिलाधिकारियों से कड़ाई से इसके पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ 200 लोग तक ही हिस्सा बन सकेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और इस बीच में ये एसओपी, सवाल यहां पर यह है कि जहां लाखों लोग जुट रहे हैं, क्या उसके लिए एसओपी में कुछ बदलाव होगा? क्या वहां पर सख्ती से पालन होगा तमाम गाइडलाइंस का? तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जिन 2 जिलों में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं उसमें देहरादून और हरिद्वार शामिल है। एक और बड़ी खबर, सांसद अनिल बलूनी के बाद उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित होगी। अनिल बलूनी बीजेपी के राज्यसभा सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी कोरोना संक्रमित हो गए, और उनकी पत्नी डॉक्टर दीप्ति बलूनी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वो अस्पताल में भर्ती करवा दी गई हैं। 3 दिन पहले भी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, उनकी जांच की गई तो अब पॉजिटिव आ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड से ही। अनिल बलूनी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते भी हैं। कुछ वक्त पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, जहां वो अपने गांव गए थे, अपने पैतृक गांव गए थे अनिल बलूनी, और उसके बाद हरिद्वार का भी उनका दौरा था, कुंभ क्षेत्र का भी निरीक्षण उन्होंने किया था। कुंभ से पहले की बात है। और अब संक्रमित हो गए अनिल बलूनी, और अनिल बलूनी की पत्नी भी संक्रमित हो गए हैं। आपको ये बता दें कि अनिल बलूनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उस बीमारी को मात देने के बाद एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया था, काम कर रहे थे। विशेष ट्रेनों की सौगात उत्तराखंड को उन्होंने हाल ही में दी, और अब अनिल बलूनी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और सिर्फ अनिल बलूनी ही नहीं, उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, और मुख्यमंत्री ने भी उनका हाल जाना। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको देते हैं कि सीएम ने हाल जाना है उनका। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी उनका हाल जाना है, और उन्होंने ट्वीट भी किया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया है कि मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की मंगल कामना करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जल्द ही कोरोना पर विजय हासिल कर पुनः जनसेवा के कार्य में जुटेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी ट्वीट कर दिया है, और ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से। और उन्होंने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्द ही कोरोना पर विजय प्राप्त करके जनसेवा के कार्य में जुटेंगे। एक और बड़ी खबर, देहरादून वासियों के लिए नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का समय बदला है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने समय में बदलाव कर दिया, टाइमिंग चेंज कर दी गई, बदलाव कर दिया गया है, और अब रात 10:30 बजे से नाइट कर्फ्यू लगेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू में बदलाव किया गया है, और दून में रात 10:30 बजे से नाइट कर्फ्यू लगेगा। नवरात्र, रमजान और शादी समारोह को लेकर बदलाव। पहले रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू था, तो आधे घंटे ही समय को बढ़ा दिया गया। आधे घंटे और छूट दे दी गई है, और रियायत लोगों को दे दी गई है। लेकिन 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग बदल दी गई है। पहले 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा था, जिसको अब 10:30 बजे से कर दिया गया है।
10:30 बजे से। और नवरात्र, रमजान, शादी में जो है शादी के समारोह चल रहे हैं, उनको देखते हुए यह निर्णय लिया गया। नैनीताल हाईकोर्ट भी एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। एक और बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। अब हाई कोर्ट भी बंद रहेगा। बढ़ते केसेस के बाद हाई कोर्ट को भी बंद रखा जाएगा एक हफ्ते के लिए। 19 अप्रैल से हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। हाई कोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन का काम होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। तो लगातार एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू में चेंजेस की बात हो, चाहे वो नैनीताल हाई कोर्ट की बात हो। एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा क्योंकि केसेस लगातार आ रहे हैं। और कोरोना का जो 24 घंटे में केसेस उत्तराखंड में सामने आया है, वो फिगर है, वो आंकड़ा है 1334। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस लगातार आ रहे हैं और कल की तुलना में तो केसेस बढ़े हैं। कल 1300 के करीब केसेस आए थे और आज 1334 आए हैं। मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन कल की तुलना में इजाफा है। 7 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में। और अब एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में पहुंच गए 7846। और जो बैकलॉग है, यानी कि सैंपल्स तो ले लिए गए हैं लेकिन जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, वो है 27,109। 27,109 लोगों की सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। सबसे ज्यादा केसेस देहरादून से 554 और हरिद्वार में 408 केसेस मिले हैं। और खबर पर रवि कैंतुरा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, सभी की निगाहें इन केसेस पर, मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटर करें, लेकिन केसेस तो लगातार आ रहे हैं। इस बीच में नई तरह की पाबंदियां कुछ हिस्सों में अभी भी छूट है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में सख्ती देखने को मिल सकती है, या कुंभ को लेकर एसओपी में कुछ बदलाव हो सकता है, या वो यथास्थिति रहेगी? निश्चित तौर पर देखिए राजीव, अगर बात करें तो उत्तराखंड की स्थिति अभी कोरोना को लेकर काफ़ी चिंताजनक है और इसी को देखते हुए कई अहम फैसले अब लिए भी जा रहे हैं। अगर हम बात करें शादी समारोह की, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, ऐसे में अब लगातार हर दिन जो है शादियां हैं उत्तराखंड में, और इसी को देखते हुए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जो शादी समारोह हैं उसमें 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं ताकि किसी भी तरीके से भीड़ को रोका जा सके और कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इससे पहले भी पाबंदियां हैं, क्योंकि जिन जिलों में बहुत ज़्यादा कोविड का प्रकोप है वहां पर भी स्कूल बंद किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है देहरादून जिले की अगर हम बात करें तो इस पर भी मुख्य जो शहरी क्षेत्र है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें थोड़ा सा समय का बदलाव रात को 10:30 से सुबह 5 तक कर दिया गया है। तो इस तमाम चीज़ें हैं, पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जहाँ तक महाकुंभ का सवाल है तो महाकुंभ की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 लाख श्रद्धालु जो है कुंभ में पहुंचे हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण को देखते हुए काफ़ी खतरा है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि आने वाले वक्त में जो है ये जो महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कोरोना का एक जो विस्फोटक उछाल आ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से तैयारियां हैं और यही कहना है उनका कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कोविड नेगेटिव होने के बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। लेकिन एक सवाल और भी है, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो पहले से ही हरिद्वार में हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। सवाल एक ये है कि अगर तैयारियां हैं सरकार की, तो फिर ये बैकलॉग 27,000 के करीब क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए बैकलॉग 27,000 जाना एक चिंताजनक है और ऐसे में जो सैंपलिंग बढ़ी है उससे ही बैकलॉग गया है। तो कहीं ना कहीं जो लैब्स हैं जहां पर जो सैंपलिंग है और जल्दी उनकी जो रिपोर्ट्स आ सकें, इस पर भी अब खुद मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द सैंपल रिपोर्ट आ सके ताकि लोगों को जल्द पता चले कि उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा भी कम होगा। लेकिन जो बैकलॉग बढ़ रहा है इस दौरान अगर किसी भी तरीके की एहतियात नहीं बरती गई, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि जो भी लोग कोरोना टेस्ट करा रहे हैं उस दौरान वो आइसोलेट नहीं है जब तक उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। और वो उनको जो है जिस तरीके से पहले ट्रेसिंग की गई थी काफ़ी सख्ती के साथ था कि जिसने रिपोर्ट कराई है वो तब तक जो है आइसोलेट रहेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। लेकिन अब वो चीज़ में काफ़ी ढिलाई जो है देखने को मिल रही है और यही चीज़ जो है आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर सकती है कि जब तक, क्योंकि RT-PCR की अगर हम बात करें तो 3 से 4 दिन में यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, बैकलॉग इसी वजह से बढ़ गया है। तो ये जो 27,000 लोग हैं ये लोग जो है होम आइसोलेट नहीं है, तो ये एक बड़ा संकट है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि कोविड टेस्ट कराने के बाद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उनकी पत्नी की भी संक्रमित होने की सूचना मिल रही है। तो अनिल बलूनी क्या दिल्ली के हॉस्पिटल में है या भी घर पर आइसोलेट है, और उनकी पत्नी क्या उत्तराखंड में है या वो भी दिल्ली में?
देखिए राजीव, अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर खुद ये जानकारी साझा की है कि वो कोविड पॉजिटिव है और उसके बाद ही ये जानकारी भी मिली कि उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। और ऐसे में उन्होंने अभी खुद को होम आइसोलेट किया है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जो लोग उनके जो नियर कॉन्टैक्ट में आए हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में, वो सभी जो है अपनी कोरोना रिपोर्ट जो है टेस्ट करा लें। तो इसी को देखते हुए अगर हम बात करें कि कोविड का संक्रमण ज़्यादा है और ऐसे में अनिल बलूनी लगातार जो है प्रयासरत रहते हैं और तमाम जगह जो है मिलते भी हैं, तो कई लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है और अभी वो दिल्ली में हैं, वहीं पर जो है होम आइसोलेट हैं। और उन्होंने ये भी साथ जो हमें जानकारी मिली है वो ये भी है कि उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया गया है, उनकी पत्नी भी पॉजिटिव आई है, उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर दिया है। जी राजीव। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो केसेस लगातार आ रहे हैं और सरकार भी लगातार देख रही है। आगे बढ़ते उधम सिंह नगर का रुख करेंगे, जहां पर सिडकुल की फैक्ट्री में अचानक आग लगे और आग लगने से जिंदा जलकर मजदूर की मौत हो गई। सिडकुल के सेक्टर 7 से पावर कंपनी में आग लगी थी और फैक्ट्री में आग के दौरान 6 से 7 मजदूर अंदर फंस गए थे, जिनमें से कुछ का रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन एक मजदूर की तलाश की जा रही थी और सुबह मजदूर का शव बरामद हुआ। आग इतनी जबरदस्त कि काबू करने में 6 से 7 घंटे का वक्त लग गया। तस्वीरें उधम सिंह नगर की। सिडकुल में जब आग लगी उसके बाद कुछ मजदूर भीतर फंस गए थे और एक मजदूर का शव सुबह मिला। छह से 7 घंटे में आग पर काबू पाया गया, तब वक्त लग गया। फैक्ट्री में अचानक आग लगी और देखते देखते पूरी की पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिरी हुई थी, सब कुछ भीतर जल गया। इस बीच में 6 से जो कुछ मजदूर थे वो भीतर फंस गए थे और उनमें से एक मजदूर को ढूंढा जा रहा था और एक मजदूर का शव आज सुबह मजदूर का शव मिला है। ये तस्वीरें देखिए, अब आग की लपटों को आप देखिए, पूरी की पूरी फैक्ट्री जल गई, दीवारें जल गई, सामान जो भीतर था सब कुछ जल गया और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं फैक्ट्री में जब आग लगी। उत्तराखंड में आग से हाहाकार मचा है। जंगलों में लगी आग से लगातार वन संपदा खाक हो रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीर पिथौरागढ़ की आपके सामने है और यहां पर गंगोली हाट तहसील के तामानौली में जंगल धधक रहे हैं और ये आग अब तामानौली तक राजकीय इंटर कॉलेज के पास में पहुंच गई। लगातार आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। उधर नैनीताल में दक्षिण मुखी पहाड़ी की चोटी पर बसे बिड़ला विद्या मंदिर स्कूल के ठीक पीछे पहाड़ी पर आग लगी। रात को आग लगने से मजार के आसपास के जंगल जल गए। जंगल तक पहुंचने के लिए मोटर मार्ग नहीं है, ऐसे में दमकल विभाग का दस्ता पहुंच नहीं पाया, मुश्किल से आग बुझी। बात मसूरी की करें तो यहां पर सर्वे ऑफ इंडिया कैंसर स्टेट के जंगलों में आग लगे। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक करीब 400 वर्ग मीटर जंगल खाक हो चुके थे। तो पौड़ी के जंगलों में लगी आग अब आबादी तक पहुंच रही है। आग की वजह से 3 मवेशियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया, मगर मवेशियों की जान बचाई नहीं जा सकी। एक सवाल यहां पर है कि ये आग लगाने वाले कौन लोग हैं जंगलों में। बढ़ते आगे हरिद्वार के ज्वालापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जटवाला पुल के पास में बस्ती में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं और जटवाला पुल के पास एक बस्ती है, उसी बस्ती की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। और बात करते हैं माघ की सोमवती अमावस्या के बाद अब मेष संक्रांति और बैसाखी का शाही स्नान है कल और मेला प्रशासन के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से अभी भी कम नहीं। शाही स्नान के बाद फिर मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। ऐसे में आज से नवरात्रि को लेकर भी काफी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। मां मनसा देवी, मां चंडी देवी के दर्शन कर रहे हैं। तो अब मेला प्रशासन के सामने भीड़ और वहां की व्यवस्था बड़ी चुनौती है। हालांकि कल भीड़ में कोविड-19 के नियमों का पालन हो नहीं सका। ऐसे में क्या कल ये संभव है? सवाल। कोरोना के खौफ के बीच हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और एक तरफ कोरोना का खौफ तो दूसरी तरफ शाही स्नान पर उमड़ी भीड़ कोरोना के खौफ पर भारी पड़ती नजर आए। कुंभ के शाही स्नान की 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मनगरी में कल यानी कि 12 अप्रैल को हुए शाही स्नान की ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। संतों की तरफ से गंगा में डुबकी लगाए गए और कोरोना के खात्मे के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की गई। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने शाही स्नान के सफल संपन्न हो जाने पर खुशी जताई और कहा कि साधु संतों ने कुंभ को लेकर खुशी जाहिर की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने मेला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद भी दिया।
कि मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति के साथ में हमने टेस्टिंग की है, वैक्सीन देने काम किया है, तो उसी आधार पे डिमांड भी बढ़ी है। मैंने कहा हमने इतना तेजी है, इतना आगे बढ़े हैं कि इतना अन्य राज्यों की अपेक्षा हमने बहुत आगे बढ़े। 45 वर्ष से भी ऊपर के लोगों को 100% हमने देने का काम किया। और आप लोग सामने बैठे हुए, पहला स्टेट होगा कि मीडिया के लोगों को हमने उस व्यवस्था से भी हटकर वैक्सीन लगाया। कोरोना के खौफ के बीच हरिद्वार में दूसरा शाही स्नान संपन्न हो गया और अब आपको दिखाते हैं अखाड़ों का शाही स्नान किस तरह से हुआ और हरिद्वार में शाही स्नान के दौरान नजारा कैसा था। निरंजनी अखाड़ा, समय 10:15। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरे शाही स्नान की शुरुआत निरंजनी अखाड़ा के नगा साधुओं के स्नान के साथ हुई। सुबह 10:15 पर निरंजनी अखाड़े के साधु हर की पैड़ी पर पहुंचे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। निरंजनी अखाड़े के साधुओं ने स्नान के लिए दिए गए समय सीमा के अंदर स्नान पूरा किया और फिर वे वापस अखाड़ों की ओर रवाना हो गए। जूना अखाड़ा, समय 10:50। इसके बाद जूना अखाड़ा के संतों की बारी आई। जूना अखाड़ा के संत 10:50 पर स्नान के लिए पहुंचे। जूना अखाड़ा के नागा साधुओं को भी तय समय के अंदर स्नान संपन्न करने के निर्देश थे। जूना अखाड़ा के संतों ने भी क्रम और समय के मुताबिक स्नान संपन्न किया और वो वापस अपने अखाड़े की तरफ कूच कर गए। महानिर्वाणी अखाड़ा, समय 11:50। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की बारी थी। 11:50 पर महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करने पहुंचा। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने प्रशासन की गाइडलाइंस और अनुशासन का परिचय देते हुए हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं स्नान के बाद सभी नागा साधु अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। बैरागी अखाड़ा, समय 12:40। 12:40 पर बैरागी अखाड़े के संत भी स्नान करने पहुंचे। दोपहर का समय था, गर्मी भी बढ़ गई थी, मगर मां गंगा के निर्मल जल में जैसे ही नागा साधुओं ने डुबकी लगाई, हर हर गंगे के जयकारे गूंजने लगे। वैसे भी नागा साधुओं के लिए भला गर्मी और सर्दी के मायने क्या है। तपस्या से उनका शरीर ऐसा बन जाता है कि उस पर किसी मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, समय 2:50। बैरागी अखाड़े के बाद पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने भी स्नान किया, मगर दोपहर होते होते व्यवस्था थोड़ी कमजोर नजर आने लगी। समय से घाट खाली न होने से पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा नाराज हो गया और साधु चंडी घाट पुल पर धरने पर बैठ गए। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के स्नान के लिए 2:50 का वक्त तय किया गया था। बाद में किसी तरह से मेला प्रशासन के समझाने पर पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के संत स्नान करने पहुंचे। पंचायती नया उदासीन अखाड़े के संत हर की पैड़ी पर पहुंचे, जहां पर नागा साधुओं ने शाही स्नान किया
स्नान के बाद पंचायती नया उदासीन अखाड़े के साधु वापस अपने अखाड़े की तरफ कूच कर गए। और सबसे आखिर में निर्मल अखाड़े के स्नान की बारी थी। 5 बजे निर्मल अखाड़े के साधु संत स्नान करने पहुंचे। निर्मल अखाड़े के साधुओं ने भी तय समय के भीतर स्नान कर लिया और वो भी अपने गंतव्य की तरफ लौट गए। शाही स्नान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कोरोना के खौफ के बीच किसी तरह से दूसरा शाही स्नान भी संपन्न करवा दिया गया। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से अजित सिंह राठी और प्राची पराशर की रिपोर्ट। Thank you.